गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम काम करेंगे वो है क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज अ मोशन, जिसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग है दैट इज अ मूवमेंट। अब जो मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। सारा दिन हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे व्हीकल्स हम बैठे हुए हैं और हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो व्हीकल्स है कंटिन्यूसली जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या है, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है जहाँ पे एक लेडीज हैं जो कंटिन्यूसली गिटार बजा रहे हैं, ठीक है। और उनके जो हैंड्स की मूवमेंट है, लेग्स की मूवमेंट है, ठीक है। तो वो जो है एक मोशन हो गया, ठीक है। और जो मोशन है वो कोई ना कोई विद रिस्पेक्ट टू समवन होता है। अगर कोई बॉडी कोई चीज रेस्ट के ऊपर है, फॉर एग्जांपल जो है आपकी जो दीवार है घर की या कमरे की, वो दीवार जो है मूव नहीं कर रही, वो दीवार जो है रेस्ट पोजीशन पे है, रुकी हुई है। और जो आप है उस दीवार के मुकाबले अगर आपको देखा जाए तो आप क्या है, कंटिन्यूसली चल रहे होते हो। जब रूम के अंदर एंट्री की, बाहर निकले या अंदर निकले, आपकी दीवार के मुकाबले में आप क्या हो, मोशन के अंदर आ जाते हो। ओके, तो जो डेफिनेशंस है अभी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है हमारी मोशन। मोशन चीज क्या है? सिंपली क्या है, मूवमेंट है। ओके, अगर कोई डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोले तो उसको क्या लिखोगे? व्हेन एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विद टाइम। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई बॉडी या कोई भी चीज ट्रेवल करती है विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम। टाइम के चल विद टाइम का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम मूव कर रहा है वैसे वैसे जो बॉडी है वो भी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। इसको बोलते हैं हम मोशन। उसके बाद है रेस्ट। बहुत आसान है। रेस्ट क्या है? जब कोई बॉडी कोई भी पोजीशन अपनी चेंज नहीं करती है, जहाँ पे है वहीं पे रुकी हुई है, उसी को बोलते हैं रेस्ट। उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या चीज है इसको पहले अंडरस्टैंड करना। क्वांटिटी क्या होगी? जिस चीज को हम मैयर कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इज दैट थिंग विच वी कैन मैयर। इसमें हमारे पास क्या है, हम अपने टाइम को मैयर कर सकते हैं। 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, ऐसे करके 2 AM, 3 AM, 4 PM, 5 PM, ये होगा टाइम की मेजरमेंट। बाजार में गए, कोई सब्जी खरीदने गए हैं, ठीक है, तो उसको बोल दिए 2 किलो जो है ऑनियन डाल दीजिए, 2 kg ऑनियन हो गया। उसके बाद 2 kg पोटैटो हो गया। ऐसे करके और भी कोई चीज है उसका हम मास मेजर कर सकते हैं। 3 kg, 4 kg, 5 kg, लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर। ये वाली चीजें क्या है, जिस चीज को हम मैयर कर सकते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। उसके बाद आ जाती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं स्केलर क्वांटिटी की जो है डेफिनेशन पढ़ूंगा, उसके बाद इसको हिंदी में समझेंगे क्या चीज है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड बट नॉट एनी डायरेक्शन। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसका मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड का मीनिंग होगा, जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, डिजिट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इसका मीनिंग ये सारे जो डिजिट्स हैं इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, अब 1, 2, 3, 4, अगर मैं 1 के पीछे लगा दूं किलोग्राम, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम से हम पता लग रहा है कि हम वेट के बारे में बात कर रहे हैं या मास के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है अगर मैं लगा दूं 2 किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं लगा दूं 2 मीटर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सम लेंथ। ओके, अगर मैं लगा दूं 10 डिग्री सेल्सियस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। तो ये जो है 10, 1, 2 ये मैग्नीट्यूड है, और उसके पीछे जो मैंने यूनिट्स लगाए थे उससे हमको क्वांटिटी की नॉलेज हो रही है। अभी हम लेंथ वाली क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या डिस्टेंस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या टेम्परेचर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास, और इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है। टेम्परेचर की आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, जो कोई वेट है या मास है उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड, अगर कुछ लोग गाड़ी कितनी की स्पीड पे जा रहे हैं तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। ये तो कभी नहीं बोलते कि डायरेक्शन क्या है।
ठीक है, उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करेंगे। जब डायरेक्शन की एंट्री हो जाती है मैग्नीट्यूड के साथ तो उसको बोल देते हैं वेक्टर। अभी जो सारा कुछ हमने डिस्कशन किया वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ चुका है। अगर अकेले स्केलर की बात की जाए, अकेले स्केलर का मीनिंग भी क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर्स या डिजिट्स। ओके, उसके बाद है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है? जैसे कि स्केलर क्वांटिटी थी, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी को करूं तो वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी तो इंक्लूड होती ही है, प्लस उसके साथ हमारे पास क्या आ जाती है, डायरेक्शन भी ऐड ऑन हो जाती है। अभी मैंने आपसे बात की कि जो स्पीड है, अगर किसी ने बोल दिया कि एक कार है वो मूव कर रही है, कार की स्पीड कितनी है ये तो हमने पूछ लिया, कार की स्पीड कितनी है, किसी ने बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन उसके साथ अगर किसी ने बोल दिया आपकी कार किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बता देता है दैट वी आर गोइंग मूव टुवर्ड्स द north direction at a 60 and the car is moving at a 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और इस कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उससे हमको डायरेक्शन भी पता लग गई है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता लग गया है एज अ स्पीड का, तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जब डायरेक्शन पता लगी उसी स्पीड को हमने नाम चेंज कर दिया, उसी स्पीड को हमने बोल दिया वेलोसिटी। फोर्स के बारे में सब जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है। आपके पास कोई बुक पड़ी होगी, उसको जब फोर्स लगाएंगे तो एक डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर आपके द्वारा फोर्स लगाई जाएगी, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस डायरेक्शन में आपके द्वारा फोर्स लगाई जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या है, आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब फोर्स की भी क्या है, एक डायरेक्शन है। डिस्टेंस और अभी डिस्प्लेसमेंट भी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। कैसे आती है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है डिस्कशन करेंगे। आई होप दिस स्लाइड्स मोशन, रेस्ट, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऑल दीज पार्ट्स इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को लिखने का तरीका कैसा है, कैसे हम एक वेक्टर को लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो एक पॉइंट है दैट इज अ ए, ओके, और दूसरा पॉइंट है बी। यहाँ मान लीजिए आपका कोई शहर है एक और जो एक दूसरा शहर है बी। आपने एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना है और एक बिल्कुल सीधी रोड जाती है, कोई उसके अंदर जो है कर्व्ड पाथ नहीं है, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायरेक्टली एक लाइन लगाई। लाइन जो है अकेली, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज छुपा है इस एरो के अंदर। जो लाइन है वो हमको बताती है कि एक बॉडी ने इतना ज्यादा डिस्टेंस जो है कवर अप किया है, और उसके जो आगे एरो है वो हमको बताता है कि इस डायरेक्शन में जो है एक बॉडी ने मूव किया है। अगर हम इसको अकेला स्केलर क्वांटिटी के अंदर लिखेंगे तो अकेला यहाँ पे लिखा जाएगा दैट ए बी इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो है एक सिटी से दूसरे सिटी का वो है 4 किलोमीटर का, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे दैट ए बी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग ये हो गया डायरेक्टली, यानी कि ए बी का डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर। अगर ए बी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर हम लिख देते हैं तो ये आ गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। अगर हम ए बी के ऊपर एरो लगा देते हैं, एरो लगाने से हमारे पास वही स्केलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में, बिकॉज उससे हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता लग जाएगा। ये एक डिफरेंस है जो मेजर्स स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अलग करता है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी। तो फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे जो है एक आपको पिक्चर दिखाई गई है जहां पे जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ओके, और हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। सिमिलरली जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑल द टाइम लाइट रहती है, चाहे वो सनरेज आ रही है, चाहे हमारे रूम में जो बल्ब लगे हुए हैं वहां से जो है लाइट रेज आ रही है, हमेशा लाइट की रेज, लाइट भी है जो आगे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। वो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं कॉन्टिन्यूसली ऐसे स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं इस जो पिक्चर के अंदर आपको,
ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड। ओके, जैसे जैसे टाइम मूव करता जा रहा है ये पार्टिकल्स भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस कवर किया है इन पार्टिकल्स ने, दैट इज द स्पीड। ओके, उसके बाद जो नीचे आपको पिक्चर दी गई है, ये है पिक्चर जिसमें एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चलती जा रही है कंटिन्यूसली। इसको हम बोलेंगे, जो स्ट्रेट वाला रोड है, बिल्कुल सीधे वाला पाथ है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रेट पाथ है, अगर हम बोलेंगे कि इस कार ने डिस्टेंस कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो अगर पाथ आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा पाथ है, तो ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपका बिल्कुल सीधा पाथ है, कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास, तो इस कार ने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और डिस्प्लेसमेंट भी। अब डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितना ही डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज द पाथ इज स्ट्रेट, उतना ही हमारे पास क्या है, रास्ता है। अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी जा रही है तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी जो है द यूनिट ऑफ स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, एंड द वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जो स्पीड के जो यूनिट रहते हैं वो है हमारे पास, अगर डिस्टेंस आप किलोमीटर में मेजर करेंगे तो जो टाइम है वो आप मेजर करेंगे आवर के अंदर। जब आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं स्पीड मीटर के अंदर, तब आप टाइम मेजर करेंगे सेकंड्स के अंदर। इस तरह हमारे पास यूनिट ऑफ स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। सेम ही यूनिट्स हमारे पास वेलोसिटी के हैं, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो अगर बिल्कुल सीधे पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मेजर कर रहे हैं, हम इसके अंदर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। आई होप दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं, जिसमें है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट जो है एक दूसरे में रिलेटिव है। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, यानी कि जो मोशन है किसी ना किसी चीज के रिलेट में हमेशा मोशन जो है होता रहता है। जैसे आपके कमरे की दीवार है, अगर कमरे की दीवार रुकी हुई है तो आप चल रहे हो, ठीक है, तो आप चल रहे हो, मोशन जो आपका हो रहा है, आपकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन दीवार के मुकाबले अब क्या है, आपका जो है मूवमेंट हो रही है। इसीलिए हमने बोल दिया दैट मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। तो इस स्टेटमेंट में क्या है, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिए एक बारी। यहाँ पे क्या है, दो पैसेंजर्स जो हैं ट्रेन के अंदर बैठे हैं, और जो बाहर की तरफ जो भी बाहर की तरफ जो भी हमारे ट्रीज लगे हुए हैं, वो ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, ट्रीज पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर मैंने ए वाले बंदे से पूछ लिया कि जो बी वाला बंदा है बताइए मोशन के अंदर है या रेस्ट के अंदर है, तो ऑब्वियसली ए वाले का आंसर क्या होगा, दैट this person is at rest. Okay, this person is at rest with respect to himself. मेरे मुताबिक जो है ये बंदा रेस्ट पे है। ओके, अगर मैं इस बंदे से पूछ लिया कि आपके पीछे वाला बंदा जो है बताइए मेरे को, जो पर्सन है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा, दैट पिछला पर्सन जो है रेस्ट में है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों का आंसर क्या है, दैट बैक वाला पर्सन भी रेस्ट पे है, और बैक वाले से पूछ लिया, इसने बोल दिया अगले वाला पर्सन जो है रेस्ट पोजीशन पे है। ऑब्वियसली दोनों रेस्ट पे हैं, बिकॉज जो ट्रेन मूव कर रही है, बिकॉज ट्रेन के साथ साथ क्या हो रहा है, वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा हम रेस्ट पे हैं या मोशन के अंदर है। अब जो वो अपने आप थोड़ी बाहर देखते हैं, तब वो महसूस कर सकते हैं दैट वी आर इन अ मोशन। ओके, ये तो हो गया हमारा, इसने इसको फर्स्ट ए वाले इस पर्सन ने इसको देखा, इस पर्सन ने इसको देखा, तो दोनों बोल रहे हैं वी आर एट अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखते हैं कि ट्रेन जो है पीछे जो है पेड़ जो है ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, जब वो बाहर की तरफ देखेंगे, बाहर की तरफ ट्रीज के विद रिस्पेक्ट टू वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अगर वो अंदर बैठ के एक दूसरे को देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, दे आर एट अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आ गई है, तो ये इससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अर्थ के ऊपर बैठे हैं,
आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट के अंदर है। ओके, ये सेम कंसेप्ट हो गया, बिकॉज अर्थ इज मूविंग एंड यू आर ऑल्सो मूविंग, एंड द जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो भी कॉन्टिन्यूसली अर्थ के ऊपर ही है, ऑब्वियसली वो भी मूव कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम रेस्ट पोजीशन पे हैं। अगर हमको कोई बाहर से देख रहा है तो बाहर वाले पर्सन के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रोटेशन के अंदर हैं। ठीक है, तो बाहर वाले के जो अदर प्लैनेट से हमको वॉच कर रहा है उसके मुताबिक तो हम क्या है, मोशन में है। लेकिन हम अगर अर्थ के ऊपर ही बैठे हैं और अपने आप को किसी चीज को वॉच कर रहे हैं तो हमारे मुताबिक वो चीज क्या है, रेस्ट के ऊपर है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यानी कि एट द सेम टाइम हमारे पास क्या है, मोशन भी है एंड रेस्ट भी है। एंड मोशन जो है ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, कभी भी जो मोशन है एब्सोल्यूट नहीं होता। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यानी कि ये सारा का सारा जो है ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो है क्या देखना चाह रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। हम जो डेली लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हमेशा लेके चलते हैं। एवरेज हमेशा जो हम स्पीड मेजर की जाती है, ठीक है, एक जगह से हमने एक सिटी से चले दूसरी सिटी की तरफ मूव किए, और एक जगह से चले दूसरी जगह चले गए और हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया दैट इज एवरेज डिस्टेंस। और जो स्पीड रही हमारे व्हीकल की, कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, तो वो जो स्पीड रहती है एक्चुअल में हम जब एक सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं तब हम अपनी स्पीड जो है देखते रहते हैं, कभी कम होती जा रही है कभी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो वो जो है हमारी एवरेज स्पीड रहती है, अगर हम उस सभी को कैलकुलेट करके देख लें तो इससे हमारी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो रहता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी व्हीकल ने, और टोटल टाइम टेकन हमको कितना लगा है। ओके, उसके बाद जो है स्पीड जो मेजर की जाती है, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर हियर। ये हमारा स्पीडोमीटर है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेके 120 तक किलोमीटर पर आवर। और नीचे जो हमारा टोटल, हमने जब नया व्हीकल लिया होता है तब से लेके 1-2 साल के अंदर हमारा व्हीकल कितना टोटल डिस्टेंस कवर अप कर चुका है इन 2 सालों के अंदर, ये 3 सालों के अंदर, ठीक है, वो टोटल डिस्टेंस जहाँ पे लिखा होता है, ऐसा एक मीटर रहता है आपके व्हीकल्स के अंदर, उस मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट द पर्टिकुलर स्पॉट एट द पर्टिकुलर टाइम। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया 8:35 पे भी आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, अगर आपने उस टाइम उसको कुछ भी बोल सकते हो कि मेरी जो गाड़ी है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर जा रही है, तो वो जो 80 किलोमीटर पर आवर का आपने उसको आंसर दिया, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, आई होप दिस स्लाइड इज आल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं, उससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। डेफिनेशन से पहले फिगर्स को देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक जो है GIF दिखाया गया है, जहाँ पे आपको क्या है 0 से 0 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसके बाद 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, यानी कि अगेन 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, यानी कि अगेन 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस कवरिंग है ये सेम है 15 किलोमीटर की। इसमें जो टाइम लगेगा, यहाँ पे भी 15 मिनट्स लग रहे हैं, यहाँ पे भी 15 मिनट्स लग रहे हैं, और यहाँ पे भी 15 मिनट्स लग रहे हैं। ओके, अब जैसे जैसे आप इस टाइमर को देखते जाएंगे, पहले 15 मिनट्स को कवर करने में 15 किलोमीटर को कवर करने में 15 मिनट्स लगेंगे, ऐसे ही अगले 15 किलोमीटर को कवर करने में 15 मिनट्स लगने वाले हैं, और अगले 15 किलोमीटर को कवर करने में भी हमारे 15 मिनट्स लगने वाले हैं। तो ऐसा जो मोशन रहता है हमारे पास, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। लुक एट दिस GIF अगेन। ओके, तो इस ट्रेन ने जो टाइम लिया वो लिया हमारे पास
45 मिनट्स, यानी कि पहले 15 किलोमीटर का जो सफर है वो 15 मिनट के अंदर, अगले 15 किलोमीटर का जो सफर है फिर 15 मिनट्स के अंदर, और जो अगले 15 किलोमीटर की जो ट्रैवलिंग है वो भी 15 मिनट्स के अंदर। तो ऐसा जो मोशन रहता है दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, यानी कि टाइम के हिसाब से जो स्पीड है यानी डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा होता रहता है। हम डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूज करते हैं, बिकॉज हमारी जो गाड़ी है कभी रुक जाती है कभी चल जाती है, इसमें बहुत सारा स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। ओके, ये इसलिए होता है क्योंकि या तो ट्रैफिक आ जाती है या हमारी इंडियन रोड्स हैं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, कभी जो रोड्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं, इसके कारण जो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूज करते हैं। आई होप दिस पिक्चर्स आर क्लियर टू यू। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है इसमें हम जो है स्टेटमेंट जो हमको दी गई है, कोई भी बॉडी है इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब इंटरवल का मतलब रहता है हमारे पास गैप, जैसे 15-15 मिनट का गैप था, 15-15 मिनट्स का गैप था, तो ये था हमारे पास इंटरवल्स। When any body covers equal distances in equal intervals of time is called a uniform motion. अब इसकी जो एग्जांपल्स आ जाती है, मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, अब वो कॉन्टिन्यूसली अपना एक जो उसने पाथ कवर किया, ऐसा नहीं है कि कभी जो उसकी जो स्पीड है कम होगी सेकंड्स वाली सुई की, कभी ज़्यादा होगी, वो एक ही स्पीड से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, तो उसका जो मोशन रहेगा हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। उसके जो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसकी भी एक ही स्पीड से या एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। उसके बाद मोशन ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जब आपका फैन ऑन करते हो, ठीक है, अगर आपकी एक स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड के ऊपर जो आपका पंखा चल रहा है, तो एक ही स्पीड से जो है मोशन ऑफ अ ब्लेड चलते जाएंगे, उनका मोशन एक सा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऐसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे जो है यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल्स हमको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, व्हेन एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और any body covers unequal distances in equal intervals of time is called a non-uniform motion। और डेली लाइफ में जो हमारा मोशन रहता है दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे ड्यू टू ट्रैफिक हो जाता है, ड्यू टू रोड्स आर नॉट गुड ऑफ द इंडियन सिटीज। ओके, सो आई होप टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको क्या है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर, जहां पे बताया गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट रूट रहता है जनरली, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट रूट रहता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट रूट हो गया, और जो नीचे वाला रूट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ रह गया, ये हमारे पास क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट रूट है, बिल्कुल सीधे वाला जो है पाथ है। ओके, तो ये वाली चीज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई है, और ये वाली चीज हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गई है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल रहते हैं व्हेन द पाथ इज स्ट्रेट। अगर मान लीजिए ये वाला पाथ आपके पास नहीं है, बिल्कुल सीधे वाला पाथ है, एक ही रास्ता जा रहा है और दूसरा रास्ता एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला पाथ है, सीधे वाला पाथ है, तो जी यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन इक्वल टू कब है, एक कंडीशन है जब पाथ क्या है हमारा स्ट्रेट है। उसके बाद जो डिफरेंस दिए गए हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, उसमें हम बात करेंगे कि डिस्टेंस, अभी हमने डिस्कशन किया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन किया है अभी लास्ट स्लाइड के अंदर कि डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट रहता है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन किया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, ओनली अंडर वन कंडीशन, व्हेन द रोड इज स्ट्रेट, जब आपके रोड्स हैं वो बिल्कुल सीधे हों।
उसके बाद जो डिस्टेंस है डिपेंड अपॉन एक पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है किसी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। जीरो कब है डिस्प्लेसमेंट, जो जीरो कब है, जब एक पोजीशन से कोई बॉडी चली, बी पोजीशन पे गई, और बी पोजीशन से दोबारा ए पोजीशन पे बॉडी जो है वापस आ गई एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके। अगर बिल्कुल ए से बी गई है तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, अगर बी से ए वापस आ गई है तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। और डिस्टेंस जो वहां पे जीरो नहीं हुआ, अगर ए से बी का जो डिस्टेंस था मान लीजिए 2 किलोमीटर है, और बी से ए बॉडी वापस आ चुकी है, तो वहां पे आपका जो डिस्टेंस है वो कितना रहने वाला है, 4 किलोमीटर, 2 जाने का 2 वापस आने का, ओके। तो ये तो हमारे पास थी डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। आई होप दीज ऑल पार्ट्स इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, अभी फर्स्ट वाली कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है, एक आपको सर्कल दिया गया है जहाँ पे पोजीशन लगाई है, वन इज ए पोजीशन एंड वन इज द बी पोजीशन। अब जो आपकी हमने इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस मेजर कीजिए और डिस्प्लेसमेंट मेजर कीजिए। कोई पोजीशन, कोई बॉडी है जो ए से चल के ए पे ही वापस आ गई, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल जो है लगा दिया है उस बॉडी ने, तो ए जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस रहेगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज द 2 पाई आर रहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी, अभी आपसे बात की है कि अगर घूम के चीज वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इसका डिस्टेंस जो है पूरा चक्कर लगाने के बाद, पूरा सर्कल लगाने के बाद कितना रहने वाला है, 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, इन्होंने बोला है अगर सर्कल हाफ का पूरे सर्कल का हाफ डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब पूरे सर्कल का जो है जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस रहता है दैट इज 2 पाई आर, ओके। इसके बाद अगर हाफ होगा हमारे पास तो 2 पाई आर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर हमारे पास रह जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया पाई आर जो है हमारे पास डिस्टेंस कवर अप कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया r प्लस आर दैट इज द 2r। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, यहाँ पे एक पार्टिकल जो है 3 मीटर पहले क्या है, ऊपर की तरफ मूव करता है नॉर्थ की तरफ, 4 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, और उसके बाद 6 मीटर फाइनली साउथ की तरफ जा रहा है। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 4 3 7, 7 प्लस 6 13 हो गया। तो ये 13 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया है इस बॉडी ने। अब जो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, इस शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे मेजर करेंगे, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर हो गया। अब ये वाला छोटा सा जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 3 मीटर, अब पूरे 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारे पास क्या रह गया, 3 मीटर का जो है डिस्टेंस रह चुका है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है, जो है छोटी क्लासेस के अंदर, सॉरी 8th क्लास के अंदर पाइथागोरम, 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम जो है पढ़ी होगी। और इसको जब हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 मीटर। रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ओके। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, दैट इज द ओनली मोशन, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, मोशन एंड रेस्ट और रिलेटिव इन नेचर के बारे में। उसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया, एवरेज स्पीड क्या होती है, थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स हमने दिए, GIFs देखे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर योर compliments and for your support. Thank you.